नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और ऐसे में बिहार चुनाव से पहले जन्मदिन में सियासी रंग चढ़ रहा है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव में कमर कस ली है और हर मौके को चुनावी रंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इसे आरजेडी सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि आज यानी 11 जून को बिहार के सभी गांवों, टोलों, कस्बों और जिलों में वंचितों, दलितों के बीच भोजन वितरण, बच्चों में पठन पाठन सामग्री का वितरण और पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। कई जगहों पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार के अतिरिक्त झारखंड समेत दूसरे राज्यों में भी वहां की पार्टी इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी की ओर से 78 पाउंड का केक काटा जाएगा और पार्टी कार्यालय में मिठाइयां बांटी जाएगी। लालू प्रसाद के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पार्टी कार्यालय को रंगीन बल्ब और रोशनी से सजाया गया है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से फोन लाइन पर। दानिश, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनका जन्मदिन हर बार खास होता है। इस बार क्या खास होने वाला है, क्योंकि यह चुनावी साल भी है? जी कुणाल, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद है, उनका जन्मदिन हर बार उनके कार्यकर्ता और उनके नेता द्वारा खास मनाया जाता है। साथ साथ जो है आज जो है सुबह से ही रामजी आवास पर जो है कार्यकर्ता और नेताओं का तादाद लगा हुआ है। वहां पर ढोल नगाड़े के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है और पटना के अलग अलग इलाकों में पोस्टर भी लगाए गए। साथ ही साथ पूरे बिहार में जो है कार्यकर्ता जो है जिला मुख्यालय में लालू यादव के लिए जन्मदिन के लिए केक काटेंगे। तो इसमें आज एक यात्रा पर भी जो है युवा राजद की तरफ से आज एक यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें जो है लालू यादव द्वारा जो कार्य किए गए थे उसकी जानकारी और तेजस्वी यादव जी, जो आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में काम किया, इसकी जानकारी के लिए जो है ये यात्रा भी आज लालू यादव जी के जन्मदिन पर निकाली जाएगी। दानिश, राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार पिछड़ों, दलित, वंचितों, अल्पसंख्यक इन सबको अपने फोकस पे रखती है, तो क्या इस बार सद्भावना दिवस मनाकर उन्हें एकजुट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके वोटों का बिखराव ना हो सके? जी कुणाल, देखिए, इस कुछ ही महीना बच गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए और खास तौर में जो है देखा जाता है कि लालू यादव जो है वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जो नई पहचान देने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो पिछड़े जो वोटे हैं उन पर खासतौर की सभी पार्टी की नजर भी रहती है। तो उनको एक करने के लिए ये आज जो यात्रा निकाली जाएगी, उनको एक करने के लिए ही निकाली जाएगी। पार्टी कार्यालय में क्या कुछ खास होने वाला है, कोई अपडेट? देखिए, अभी तक जो अपडेट है उसमें यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां अपने नेता कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं के साथ जो है वो केक काटेंगे। ये अभी तक जो अपडेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमें बता रहे थे कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन इस बार खास रहने वाला है। लालू प्रसाद यादव लगातार सुर्खियों में रहते हैं और ख़ासकर उनके जन्मदिन के दिन काफ़ी बड़ा केक भी काटा जाता है और इस बार भी संभवतः वह होगा ही, क्योंकि 78 पाउंड का केक काटा जाएगा, ऐसा कहा गया है। पार्टी कार्यालय में मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर केस में गिरफ्तार पत्नी सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सुकेती गांव का रहने वाला है। राज कुशवाहा के परिजनों ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम के बारे में बड़ा खुलासा कर राज कुशवाहा को फंसाए जाने का आरोप लगाया है। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सुकेती गांव के रहने वाले राज कुशवाहा के परिजनों ने बताया कि राज कुशवाहा के पिता की मौत के बाद से वह इंदौर में सोनम की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम ने अपने पति को बर्बाद किया और उसके नाती को फंसा दिया है। परिजनों ने इस मामले में निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग की है। मेघालय में हनीमून के लिए गई सोनम और राजा रघुवंशी का मामला
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड की मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस खुलासे में जहां सोनम को गिरफ्तारी इसकी की गई, पूछताछ की जा रही है, वही इस मामले में राज कुशवाहा का नाम सामने आने के बाद फतेहपुर पुलिस भी हरकत में आई है। परिजनों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा बचपन से अपने पिता के साथ इंदौर में फल मंडी में रहता था। 5 साल पूर्व राज के पिता की मौत के बाद राज अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राज की 3 बहनें हैं, जबकि उसकी बड़ी बहन फतेहपुर में रहकर दादी और चाचा के साथ पढ़ाई करती है। उसकी 2 छोटी बहन इंदौर में राजा के साथ रहती है। राज की दादी रामलली ने कहा कि सोनम शादी नहीं करना चाहती थी और उसने ही अपने पति को बर्बाद किया है। उसका नाती सोनम की फैक्ट्री में काम करता था। दादी ने इस मामले में नाती को बेगुनाह बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कोई लेना देना है नहीं, वो सीधा साधा लड़का है। वो ऐसे उसमें कुछ उसको फंसाया जा रहा है। वहाँ तो मतलब अब तो काम करता है नहीं। भैया जब थे तो वो तो फ्रूट मार्केट का काम करते थे, काम करते हैं। मतलब ये सब जो है वो काम करता है ना वहाँ फैक्ट्री पे। सब काम लड़के भी काम करती हैं वहाँ। अब इनसे हो गई होगी बातचीत तो होती रहती है कि तुम किसी सीधा साधा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो यही हमारे तो इच्छा उसको छोड़ा जाए, छोड़ा जाए उसको। ऐसा कुछ नहीं, और ये उसको फंसाया जा रहा है। फंसाने वाले वही हो सकते हैं, उनके अलावा कौन फंसाएगा? कौन लोग? सोनम होगी, मतलब जो है 2 बहनें शादी नहीं हुई, मतलब 2 बहनें हैं ना। सारे दिन लोग लड़का का लेवा के चाहिए गए कत तीर्थन था कहाँ। हाँ। तो लड़का कहाँ मार आई है। हाँ। अब अपना 8 दिन गायब रही है। फिर भाई का फोन की सी तो भाई लेवा लावा है। अब वही में हमारे वही नहीं फंसती हैं। जिनकी बहनी है, जिनके यहाँ घर हुआ है, वही काम करता है। बहुत चाहत थी तो दूसरा फंसा दे। रवि सिंह हमारे संवाददाता फतेहपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, राजा रघुवंशी की हत्याकांड और उसके बाद उनकी पत्नी सोनम की गिरफ्तारी, गाजीपुर पर जाकर सारा फोकस टिकना और अब राज के परिजनों का यह कहना कि राज बेगुनाह है, इस पूरे हत्याकांड की मिस्ट्री को और ज़्यादा उलझा रहा है। परिजनों के रिएक्शन के बारे में भी बताइए, वहाँ के लोगों के बारे में भी बताइए। हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं आप रवि? जी कुणाल जी, बता दें कि मेघालय मर्डर मिस्ट्री में मुख्य आरोपी राज कुशवाहा मूल रूप से फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर का रहने वाला है। आरोपी की दादी ने बताया कि 15 साल पहले राज कुशवाहा व उसका परिवार इंदौर में जाकर रहने लगा। 4 से 5 साल पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण सोनम के पिताजी की फैक्ट्री में काम करने लगा, जहां पर उसकी मुलाकात सोनम से हुई। और राज कुशवाहा की दादी ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष वह गांव भी आया था। दादी का भी कहना है कि उनका नाती निर्दोष है, निष्पक्ष जांच की जाए, उसको फंसाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर जिले से, जहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में भारी भ्रष्टाचार की परतें एक बार फिर खुलती नजर आ रही हैं। सरकारी दस्तावेजों और जमीनी सच्चाई के बीच गहराते अंतर ने न सिर्फ पंचायत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सिस्टम की नाकामी को भी उजागर किया है। बलरामपुर के अधिकतर विकास खंडों में मनरेगा के नाम पर लाखों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायतें वर्षों से आ रही है, जांच भी हुई, कभी कभी कार्रवाई भी हुई, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर कुछ महीने में नया मामला सामने आ जाता है। ये बड़ी खबर बलरामपुर जिले से हम आपको बता रहे हैं। ताज़ा मामला विकास खंड हरैया सतघरवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटकुइया और फटवा से जुड़ा है। इन दोनों ग्राम सभाओं यानी कटकुइया और फटवा में चल रहे मनरेगा कार्यों की हकीकत जानने जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो फर्जी हाजिरी का खेल सामने आया। कटकुइया में कार्यस्थल पर जब देखा गया तो कोई भी मजदूर दिखाई नहीं दिया। यहाँ 5 मास्टर रोल के जरिए 3 कार्यों को करवाया जा रहा है, जिसमें 41 मजदूरों को लगाया गया है। वहीं सोमवार को फटवा में कार्यस्थल पर पाया गया कि मनरेगा पोर्टल पर 78 मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि वास्तविकता में लगभग 50 मजदूर ही कार्यस्थल पर मौजूद पाए गए।
कटकुइया और फटवा पंचायत क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 3-4 अलग अलग स्थलों पर कार्य दर्शाया गया है। कटकुइया में एक भी मजदूर कार्यस्थल पर नहीं दिखाई दिया, जबकि फटवा में एक स्थल पर 40 मजदूर काम करते मिले, दूसरे स्थल पर 5, तीसरे स्थल पर कोई मजदूर नहीं मिला, चौथे स्थल पर रोजगार सेवक के अनुसार 5 मजदूर कार्यरत थे। कुल मिलाकर उपस्थिति 50 के आसपास रही, जबकि पोर्टल पर दर्ज संख्या 78 है, यानी करीब 28 मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई गई है। जब टीम ने पंचायत सहायक फटवा से इस अंतर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा, हमारे यहाँ तो बस 19-20 का ही अंतर है, बाकी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बयान से यह साफ होता है कि ग्राम स्तर पर गड़बड़ी सामान्य हो गई है और लोग इसे नॉर्मल मानने लगे हैं। तो मनरेगा का ये हाल है, कहीं पे 4 आदमी, कहीं पे 5 आदमी काम करने वाले हैं, उनको भी सुबह बुलवा के फ़ोटो खिंचवा लिया गया। किसी को अपने काम पे करवाया जा रहा है, किसी को कहीं भेजा जा रहा है, किसी का उसमें कुछ पता नहीं है कौन कहाँ पे है। आते हैं, फ़ोटो खिंचवाए, फिर उसके बाद सब गायब। सर जितना काम होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम करवा दिए जहाँ पे दिखने वाला है, बाकी तो सब वैसे ही है। 5 साल में भी गांव का रोड सही नहीं हो पाया अभी तक। नई सड़क का भी कोई मतलब नहीं है, वो 1 महीने नहीं टिकेगा। सिर्फ उसको मिट्टी चटा दिया गया हल्के हाथ से कि उधर से सिर्फ दिखे कि काम हुआ है, बाकी उस काम का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र त्रिपाठी जुड़ गए बलरामपुर से। योगेंद्र, देखिए, मनरेगा का उद्देश्य तो मजदूरों की भलाई थी, उनका विकास था, लेकिन अब उसकी आड़ में कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी भलाई और अपनी उन्नति का रास्ता टटोल रहे हैं। बेहद सनसनीखेज मामला है, इस पूरे मामले के बारे में बताइए। देखिए, मनरेगा के तहत कुणाल जो है मजदूरों को लगाया जाता है, उनको और उनके परिवारजनों को जो भी जॉब कार्ड में होल्डर होते हैं उन्हें जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है कि उनको आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके में 100 दिन का रोजगार साल भर में मुहैया करवाया जाएगा। अगर नहीं मुहैया करवाया जाएगा तो जो है तमाम चीजें उन्हें स्थगन के रूप में दी जाएंगी। लेकिन कुणाल, यहाँ पे समस्या ये है कि मानव कार्य दिवसों का सृजन तो किया जाता है, एक ब्लॉक के पास 2-2, 2.5, 3-3 लाख मानव कार्य दिवसों के सृजन का जो है जिम्मा होता है हर महीने, लेकिन जो है तमाम चीजें यहाँ पर ग्राउंड पर नहीं होती दिखाई दे रही हैं। मानव कार्य दिवसों का जो सृजन किया जाता है वो न केवल कागजों में सृजित करके कर दिया जाता है, बल्कि जो मास्टर रूल जारी किए जाते हैं गांवों के विकास के लिए या गांवों में तमाम चीजों को डेवलप करने के लिए, वो डेवलपमेंट ग्राउंड पे होता दिखाई नहीं देता है। हमने कटकुइया और फटवा का जो मामला देखा उसमें जो है हमें साफ में नजर आया कि कटकुइया में 41 मजदूर लगे हुए थे, वहां पे उस दिन कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था, जबकि फटवा में 78 मजदूरों के बानिस्बत केवल 50 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें हैं, और ये दोनों जो ग्राम सभाएं हैं वो विकासखंड हरिया सतगरवा में आती हैं, और विकासखंड हरिया सतगरवा जिले का बेहद पिछड़ा जो है ब्लॉक माना जाता है। इसके साथ ही जो है ये पूरा जिला ही जब पिछड़ा है और इसे नीति आयोग अति महत्वाकांक्षी जिले के रूप में मानता है, तो जो है तमाम चीजें यहाँ पर जरूरी भी हो जाती हैं कुणाल, की कम से कम यहाँ के जो गरीब व्यक्ति हैं उनके प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के लिए भी मनरेगा योजना एक बड़ी कारगर योजना साबित हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण रोजगार की बात है वो या तो मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर मिलता है, या यहाँ का जो मजदूर है वो या जो यहाँ का गरीब तबका है वो जो है इस तरीके का काम करता है जिससे वो 4 पैसे कमा सके। मनरेगा एक बड़ा जरिया है जिसके जरिए जो है मजदूरों को उनका रोजगार दिया जा सके, लेकिन यहाँ पर भी अधिकारियों, कर्मचारियों और जो प्रधान इत्यादि लोग हैं उन्होंने यहाँ पर सेंधमारी करते हुए एक तरह का डुअल रास्ता बना लिया है, जिससे जो है तमाम चीजें घटित हो रही हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद योगेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक UR साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इधर साहू के अध्यक्ष बनने के बाद अब राजस्थान पुलिस का DGP पद रिक्त हो गया है। ऐसे में प्रदेश का अगला पुलिस का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर कई पुलिस अधिकारियों के नाम अगले DGP के तौर पर दौड़ में माने जा रहे हैं।
डीजीपी के तौर पर सीनियर आईपीएस राजीव शर्मा या संजय अग्रवाल का नाम इस दौड़ में काफ़ी आगे बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार इन दोनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक को राजस्थान पुलिस का नया मुखिया बना सकती है। इन अधिकारियों के बीजेपी से तालमेल को लेकर भी गणित जोड़े जा रहे हैं। इस तरह राजेश निर्वाण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। इसके अलावा राजेश आर्य, अनिल पालीवाल और आनंद श्रीवास्तव के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भजनलाल सरकार नए डीजीपी के तौर पर किस अधिकारी के नाम पर अपना मुहर लगाती है। उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन के क्षेत्र में बुरी तरह प्रभाव पड़ा है और इस क्षेत्र के प्रभावित हुए पर्यटन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े हितधारकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 8 न्यायाधीश अपने परिवारों के साथ घाटी के दौरे पर हैं। उनकी यात्रा को क्षेत्र की सुरक्षा, शांति में उनके मजबूत विश्वास के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को भी इससे बहुत उम्मीदें बंध गई हैं। इन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज, न्यायमूर्ति पंकज जैन, न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी, न्यायमूर्ति निधि गुप्ता, न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा, न्यायमूर्ति अमन चौधरी, न्यायमूर्ति NS शेखावत और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल शामिल हैं। ये सभी कश्मीर के प्रतिष्ठित शालीमार और निषाद के राजसी मुगल गार्डन, डल झील पर शिकारा की सवारी, परी महल में ऐतिहासिक सैर और पोलो व्यू मार्केट गए। अब जजों की यह हाई प्रोफाइल यात्रा को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में आए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल ने घाटी में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने देश भर के पर्यटकों से कश्मीर आने और इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता और आतिथ्य का आनंद लेने का आग्रह किया। तो कश्मीर की वादियों में 8 न्यायाधीश घूमने गए हैं, बहुत बड़ा संदेश देने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है। क्या यह लेकिन मोटिवेट कर पाएगी अन्य टूरिस्ट को कि वह कश्मीर में फिर से एक बार जाएं उसी तरह जैसे वह जाया करते थे? नज़र सबकी इसी पर है। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां 2014 बैच के चर्चित आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2020 में यूपी के महोबा जिले के एसपी रहते हुए पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद पाटीदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया गया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मणिलाल पाटीदार इनका नाम है और इन्हीं की याचिका पर सुनवाई होनी है। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। हालांकि बाद में आत्महत्या के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार का भी मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया एसआईटी की जांच के बाद। 2020 में यूपी के महोबा जिले के एसपी रहते हुए पाटीदार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विवेक, एक आईपीएस अधिकारी जिसके ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज और उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई, क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन से केस में सुनवाई होने वाली है, अपडेट दे दीजिए। कुणाल, बिल्कुल देखिए, जो है वे करेक्शन करना जरूरी है कि चूंकि इनके ऊपर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन जब एसआईटी की जांच हुई उसके बाद हत्या का मुकदमा इनके ऊपर से हटा लिया गया। लेकिन खुदकुशी के लिए उकसाने समेत कई और अन्य मामले दर्ज किए गए थे।
ठीक। जो इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी लगाई थी, हाई कोर्ट ने उस जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जो पिछली शुक्रवार को इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। आज यूपी सरकार की तरफ से इस मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा, क्योंकि जो पिछली सुनवाई में दलील दी गई थी उस दलील का साफ साफ कहना ये था कि चूंकि इस मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और 2 साल 8 महीने से, क्योंकि 2020 में जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तब से ये पाटीदार फरार था और 2022 में इसने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो लगातार अभी तक जेल में, और हाई कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिलने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और जो एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा इसकी तरफ से अपील हुए थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, हालांकि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 साल 8 महीने से जेल में है, इस वजह से इनको जमानत दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये उसकी अर्जी थी उसको स्वीकार करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। आज यूपी सरकार इस मामले पर जवाब देखेगी, तो देखना होगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है या फिर उन्हें कोई राहत मिलती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।